कुरान की झूठी कसम खाई और बलोचों को धोखे से नीचे बुला के पकड़ लिया। और यहीं पे जिन्ना को कलात का लीगल एडवाइजर बनाना ऐसा भारी पड़ा कि अब वो भड़क गए, क्योंकि नेचुरल गैस निकली बलूचिस्तान से, लेकिन निकाल के कराची, लाहौर और रावलपिंडी भेज दी गई। एक अकेला 80 साल का बलोच नवाब नौरोज खान ने अकेले कैसे पूरे एरिया में तूफान मचा लिया। लेकिन राजा रंजीत सिंह जी अड़ गए कि हमारी जमीन के ऊपर से ऐसे ही कोई आर्मी पैर रख के नहीं जा सकती। 412 मिलियन टन का जो रिजर्व था वो निकला बलूचिस्तान में, लेकिन उसके प्रॉफिट का 50% चाइना उठा के ले गया और बलोचों के हाथ में उसका सिर्फ 2% प्रॉफिट लगा। पूरी दुनिया के अंदर एक बलोच कौम ही है जिनके लीडर्स अपने बच्चों के साथ आगे आके लड़ते हैं, महंगे होटलों में बैठ के फैसला नहीं लेते। न झुकदा न बिकदा, सिर्फ लड़दा। सीपैक नहीं, बलोचों दा हक चाहिदा। अब देखिए, बलूचिस्तान के लोग अपने राइट्स और आइडेंटिटी के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन ये जो आवाज है ये ग्लोबल लेवल पर क्लैरिटी और इंपैक्ट के साथ नहीं पहुंचती। कभी पॉलिटिकल नॉइज, कभी मीडिया साइलेंस और कभी फ्रेमिंग की कमी इस इशू को दुनिया के नैरेटिव में जगह नहीं बनाने देती। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, हर उस इंसान की बात है जिसके पास कहने को कुछ इंपॉर्टेंट है पर टूल्स की कमी उसे रोकती है। इसलिए एआई सिर्फ एक टेक रिवॉल्यूशन नहीं है, एक इक्वलाइजर है जो हर इंसान को यह पावर देता है कि वो स्किल्ड बने, अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर दे और उन्हें इंपैक्टफुली दुनिया के सामने रख सके। अगर आप इस वीकेंड 2 दिन देके करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो मैं आउट स्किल का 2 दिन का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम रेकमेंड करूंगा, जिसमें 16 आवर्स की लाइव एआई ट्रेनिंग होगी ऑन सैटरडे एंड संडे 11 से शाम 7 बजे तक। अब ये प्रोग्राम तो 10,000 रुपीज का है, पर मेरे व्यूअर्स के लिए 100% फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आउटस्किल वर्ल्ड इंडिया का पहला एआई फोकस प्लेटफॉर्म है, बैक्ड बाय रिनाउंड एआई इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स। इसमें आप सीखोगे 20+ रियल वर्ल्ड एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई मॉडल्स, एक्सेल, प्रेजेंटेशन एंड एनालिटिक्स थ्रू एआई और बिना कोडिंग के एआई टूल्स बनाना। चाहे आप टेकी हो या नॉन टेक, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, बिजनेस या फाउंडर, ये सब के लिए है। ऑलरेडी 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्राइडे 7 PM का ऑन बोर्डिंग कॉल मिस ना करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने टाइम पे बड़ी बड़ी क्राइसिस देखी, इकोनॉमी, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल ड्रामा, सब कुछ। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बात अब पाकिस्तान के सर्वाइवल तक पे आ चुकी है। अभी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान वाली प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके बारे में ही हर तरफ डिस्कशन हो रहा है। और जिस तरह से बलूचिस्तान खुद की आर्मी वगैरह बना रहा है, अभी आने वाले टाइम में आपको ये नाम और सुनने को मिलेगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई पाकिस्तान के अंदर कि ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये पाकिस्तान से अलग होकर अपना अलग देश बनाने की बात करने लगा। आए दिन ये लोग पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक ट्रेन हैक कर ली थी और अपनी जान तक देने को रेडी हो गए हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। हमें जो धोखे से जोड़ा गया, अब हमें वापस अपना अलग देश बलूचिस्तान बनाना है। अब देखिए, बलूचिस्तान ये जो वर्ड है, भले ये न्यूज में अभी ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और पास्ट में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से दिक्कत आज इतनी बड़ी बन चुकी है। और इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। ये है खैबर पख्तूनख्वा, इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। फिर ये पंजाब है, इसका इंडिया के साथ बॉर्डर है। ये पाकिस्तान का मेन प्रोविंस है, जितने भी आर्मी जनरल आप देखोगे सब यहीं से निकलते हैं। और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो भी पंजाब प्रोविंस जो है वही इंजॉय करता है। ये इधर ये है सिंध, इसका भी बॉर्डर इंडिया से लगता है। और ये है बलूचिस्तान, जिसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। तो देखिए, ये जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, 12th सेंचुरी में एज सच कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी इस एरिया की, और ना ही इस एरिया का नाम कहीं बलूचिस्तान था। ये जो इस मैप में आप पिंक एरिया देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग एरिया में छोटी छोटी बलूच ट्राइब रहती थी, जैसे मकरान ट्राइब, कच्ची ट्राइब, सिस्तान ट्राइब, टर्बट ट्राइब। यहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, बस हर ट्राइब का अपना एक सरदार होता था और ऐसे ही अलग अलग ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी। और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आज का जो ईरान और अफगानिस्तान है, उसका जो बॉर्डर है, उसके पास वाले एरिया में भी उस टाइम पे ट्राइब्स थोड़ी थोड़ी जगह इन्होंने ले रखी थी और वहां पे रह रही थी, क्योंकि उस टाइम पे बॉर्डर क्लियरली डिसाइड नहीं था। अब होता क्या है कि जब ये ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी
तो इनके बीच में एक मीर जलाल खान नाम का एक आदमी बहुत फेमस था। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे मीर जलाल ने कहा कि देखिए हम अलग अलग जो रह रहे हैं उससे बेटर है कि हम साथ में मिलकर रहें, जिससे अगर कोई मुसीबत आए तो हम एकजुट होकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो मीर जलाल ने क्या किया, इस एरिया में 44 ट्राइब से जाके बात की और सबको इकट्ठा करके एक अलायंस बनाया। ये पहली बार था जब इस एरिया के अंदर ये ट्राइब्स एकजुट हुई। ये कोई नई कंट्री नहीं बनाई थी इन्होंने, बल्कि एक मॉडल सा बना लिया था जिसमें सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। सरदार जैसे पहले अपनी अपनी ट्राइब्स को संभालते थे वैसे ही संभाल रहे थे, बस फर्क इतना था कि 44 ट्राइब्स ने एक अलायंस बनाकर एकजुट होने का डिसीजन कर लिया था, जिसको मीर जलाल जो है वो लीड कर रहे थे। और यही जो अलायंस बनाने वाला जो डिसीजन था, यही इसी टाइम पे बलूचिस्तान बनाने की जो नींव थी इसी टाइम पे रख दी गई थी। इसलिए आप देखोगे आज की डेट में भी लोग मीर जलाल खान को फाउंडिंग फादर मानते हैं बलूच कम्युनिटी का। इनकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हो कि मीर जलाल खान के जो बच्चे थे जैसे रिंड, लशारी, कोराय, बीबी जाटो, आज की डेट में बलूचिस्तान में कई ऐसे एरिया हैं इनके बच्चों के नाम से पड़े हैं, जैसे रिंदाबाद विलेज, कोराई विलेज, जटोई सिटी, ये सब इनके बच्चों के नाम से ही डिराइव हुए हैं। अब देखिए काफी टाइम तक ये जो मॉडल बनाया गया था ये चलता है। इसके बाद 15वीं सेंचुरी आते आते मीर जलाल के बाद मीर चकर रिंद जो थे ये भी आए। इन्होंने भी सेम चीज की, इसको और ऑर्गेनाइज किया और सारी ट्राइब्स को एकजुट रखा। और उस टाइम पे ये जो एरिया था, ये जो सेमी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रह रहे थे, उस टाइम पे बलूचिस्तान नहीं बल्कि रिंद लशारी यूनियन नाम से लोग जानते थे इस एरिया को। अब होता क्या है कि ये ट्राइब मिलजुल के तो रह रही थी, लेकिन ईयर 1666 जब आया तो इधर ईरान में सफाविद अंपायर बहुत बड़ा बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो आप मुगल अंपायर था। तो क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े अंपायर जो थे वो अगल बगल ही थे, तो इससे जो बलूच ट्राइब्स थी जो बीच में यहाँ रह रही थी उनके ऊपर टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था। तो ये सारा जो प्रेशर इन पे डेवलप हो रहा था, इसको लेके इनको लगा कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। इन्होंने अपने आसपास के अंपायर्स को देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर खुद भी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाना स्टार्ट किया। जैसे बाकी एम्पायर्स काम कर रहे थे कुछ उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाने का स्टार्ट किया। तो ये जो सारी ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी, इन्हीं सारी ट्राइब्स के बीच में एक और ट्राइब थी जिसका नाम था अहमदजाई ब्राहुआ ट्राइब। ये मैप में जो आप कलात नाम से जो एरिया देख रहे हो, इसी एरिया में ट्राइब थी और इस ट्राइब के अंदर एक आदमी था मीर अहमद खान। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात चल रही थी तो सारी ट्राइब्स ने मिलकर मीर अहमद खान को खान ऑफ कलात बना दिया। अब ये खान ऑफ कलात क्या है, जैसे बादशाह हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने उसको नाम दिया खान ऑफ कलात, कि मतलब यही लीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो सारी ट्राइब्स थी इन्होंने खान ऑफ कलात तो बना दिया था मीर अहमद खान को, लेकिन कुछ ट्राइब्स जो थी उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा कि हम खान ऑफ कलात मान तो रहे हैं आपको, लेकिन हमारी जो ट्राइब है, हमारा जो एरिया है, वहां उसको हम खुद मैनेज करेंगे। तो इस वजह से ये जो मैप में आप ये डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हो, इसको खान ऑफ कलात यानी कि मीर अहमद ये डायरेक्टली रूल कर रहे थे, और जो लाइट ग्रीन एरिया है इसको खान ऑफ कलात ने इनडायरेक्टली रूल किया। और ये जो पूरा ग्रीन एरिया, चाहे वो लाइट ग्रीन है या फिर डार्क ग्रीन है, इस पूरे एरिया को कहा गया खानेत ऑफ कलात। आगे चल के यही खानेत ऑफ कलात बलूचिस्तान बनेगा। तो जब भी कलात स्टेट या खानेत ऑफ कलात की बात हो तो आप समझ जाना कि इस पूरे जो लाइट और डार्क ग्रीन ये जो एरिया है पूरा, इसकी बात हो रही है। जब ये खानेत ऑफ कलात एक प्रॉपर सिस्टम बना तो लॉ, ट्रेड, मिलिट्री सारा सेटअप बनाया गया और फिर काफी टाइम तक ये सिस्टम चला। और फिर धीरे धीरे करके जब ईयर 1749 आया और मीर अहमद खान के बाद इनके पोते मीर नासिर खान ये बनते हैं खान ऑफ कलात। बलोच जो हैं वो इस टाइम को गोल्डन पीरियड मानते हैं। नासिर खान ने आते ही इस पूरे खानेत ऑफ कलात में एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इन्होंने बलोच आर्मी सेटअप की जिसमें 25,000 सोल्जर्स बनाए, 1,000 कैमल रखे उसमें। देखिए इसमें ये चीज याद रखिएगा, मैं रिपीट भी कर देता हूं कि खानेत ऑफ कलात में कई ट्राइब्स थी जिनके खुद के अलग सिस्टम थे, उनके जो सरदार थे वो उनको चलाते थे, लेकिन ये सब चलते थे खान ऑफ कलात के अंडर। तो इसीलिए खान ऑफ कलात ने क्या किया था, इस एरिया की जितनी भी बलूच ट्राइब थी सबके जो सरदार थे इनको बुला के काउंसिल सिस्टम बनाया था, ताकि कोई फैसला हो तो सबकी सहमति हो सके। सब कुछ यही काउंसिल डिसाइड करती थी, जैसे पार्लियामेंट काम करती है ठीक उसी तरीके से काउंसिल काम करती थी। अब इसके बाद ईयर आता है 1830 और ये ईयर आते आते असली दिक्कतें स्टार्ट होना शुरू होती हैं। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे, अपना अनडिवाइडेड इंडिया पे रूल कर रहे थे, लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स और रशिया जो थे इनके बीच में एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी जिसे द ग्रेट गेम भी बोला जाता है।
तो ये जो सेंट्रल एशिया का एरिया आप देख रहे हो, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, सिल्क रूट, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ यहीं से होती थी। और इस सेंट्रल एशिया के अंदर किसी भी एम्पायर और मिलिट्री की प्रेजेंस अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता था इससे। तो रशिया ने क्या किया कि धीरे धीरे करके सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन पे कब्जा करके अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड कर लिया था। और इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ रहे थे। इसके लिए इन्होंने ईयर 1837 में अफगानिस्तान के अंदर अपने डिप्लोमेट कैप्टन इवान को भी भेजा था। अफगानिस्तान के जो रूलर थे उस टाइम के, दोस्त मोहम्मद खान, इनसे बात स्टार्ट कर दी थी। अब जब रशिया या अफगानिस्तान में घुस रहा था तो यहां से ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडिया के ऊपर बैठे हुए थे, वो परेशान हो गए। ब्रिटिशर्स जो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, इंडिया को वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थी। और रशिया जिस तरीके से बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान में भी घुस रहा था, बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाता। और ब्रिटिशर्स और रशिया आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जो भी कंट्री इस बफर जोन में हो वो हमारे हिसाब से चले। और अगर ये चीज कर ली तो रशिया इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने प्लान ये बनाया था कि अफगानिस्तान पे रशिया से पहले पहुंच के हम लोग हमला कर देंगे और अफगानिस्तान का जो रूलर है, दोस्त मोहम्मद खान, इसको हटा के और अपना जो पपेट रूलर है, शाह सूजा, इसको अफगानिस्तान का रूलर बना देंगे। जिससे होगा ये कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया से ज्यादा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहे, उनका इन्फ्लुएंस रहे। अब अफगानिस्तान पे अगर हमला करना है और अपना रूलर बैठाना है तो इंडिया से ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी अफगानिस्तान में पहुंचानी पड़ेगी और उसके लिए एक रूट चाहिए होगा। तो एक रूट तो ये इधर से नॉर्दर्न रूट, पेशावर और खैबर के पास के थ्रू जाता था। लेकिन सिख अंपायर था उस टाइम। तो जब ब्रिटिशर्स इस एरिया से अपनी आर्मी ले जाने को कह रहे थे तो सिख अंपायर के जो राजा रंजीत सिंह जी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमारी धरती से ऐसे रास्ता बना के नहीं जाएगी। तो जब सिख अंपायर वाला ऑप्शन सही नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स के लिए, तो यहां से इनकी नजर पड़ती है खानेत ऑफ कलात, जिसको कलात स्टेट भी बोलते थे उस टाइम पे कुछ लोग। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि वो इंडिया से बोलन पास, क्वेटा, चमन ऐसे करके अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और बीच में ये जो बोलन पास, क्वेटा, चमन वाला जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान अभी बोल रहा हूं, उस समय बलूचिस्तान एरिया नहीं पड़ा था। ये जो एरिया था, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने डिप्लोमेट अलेक्जेंडर बर्नीज को उस टाइम के खान ऑफ कलात मेहराब खान के पास भेजा ताकि ये परमिशन वगैरह लेके, एग्रीमेंट वगैरह लेके यहां से निकलने का अरेंजमेंट करें। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उनको इस एरिया से जाना था, तो इस एरिया पे वो प्रॉपर कंट्रोल चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने पहले खान ऑफ कलात से एक डील करी, उनसे कहा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और आप हमें इस एरिया को यूज करने दो। अब खान ऑफ कलात की भी मजबूरी थी, उन्होंने ये डील मान ली। अब इसके बाद ईयर 1839 ये वो टाइम आया जब ब्रिटिशर्स को कलात स्टेट, इस एरिया को यूज करके अपनी आर्मी को अफगानिस्तान पहुंचाना था अटैक करने के लिए। अब भले ही ब्रिटिशर्स ने खान ऑफ कलात से एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि वो इस एरिया से जाएंगे, लेकिन लोकल लोग जो थे इस एरिया के, वो भले ही साइन हो गया हो खान ऑफ कलात से, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने खान ऑफ कलात ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अगेंस्ट जाके ब्रिटिश आर्मी पे छोटे छोटे अटैक कर दिए। अब जब ये अटैक हुए तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो मेहराब खान है ये तो अपने लोगों को अटैक करने से रोक ही नहीं पा रहा है। और साथ में इनको ये भी डाउट हुआ कि क्या पता मेहराब खान जानबूझ के ना रोक रहा हो, वो चाह रहा हो कि ऐसे अटैक होते रहें। इसके साथ साथ एक डाउट ये भी था, मेहराब